सॉल्व फॉर z है ना, शीट में काम दिया था क्या? अरे मैं करना आ रहा हूँ है ना, अभी आ ही रहा हूँ। हमें सॉल्व फॉर z है ना, फर्स्ट नंबर पे है z स्क्वायर माइनस आयटा z बार माइनस 1 इक्वल टू 0। करें इस पे बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। कॉमन तरीका है, अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो दो तरीके होते हैं। पहला, आप कॉन्टिन्यूसली इक्वेशन को देखते रहिए और अगर आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि कोई z की ऐसी वैल्यू जो आपको पता है और जो उसमें फिट हो जाए, ठीक है ना। जैसे कॉमनली जो रखी जाने वाली वैल्यूज हैं वो है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। इन चार में से कोई वैल्यू अगर फिट हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि यार ये तो लग गया। तो एक तरीका तो इसे आप हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप देख के पहचान गए, अरे ये तो ब्रेक हो जाएगा ऐसा। और दूसरा तरीका, मान लो आपको स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, तब आप क्या करें, ठीक है ना। तब आपको क्या करना है ना, आपको तब लेना चाहिए लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयटा बीटा। अगर z इज इक्वल टू आपने a प्लस आयटा बीटा ले लिया तो a प्लस आयटा बीटा का होल स्क्वायर माइनस में आयोटा z बार बोले तो a माइनस आयटा बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जब इसे खोलेंगे तो ये बात तो पक्की है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, सही है ना। अच्छा, और ये आयोटा और आयटा की मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है ना, कितना आ जाएगा माइनस b। तो मैं माइनस का b अलग कर दूं, सोच लिया। अच्छा, और एक और कांस्टेंट -1। ये वो लोग आ गए जिन्होंने आयटा को देखा नहीं है, माने जो आयटा के बगैर है। अच्छा, जब आप इसे खोल रहे थे तो प्लस का 2 आयटा बीटा भी आया, तो आपने आयटा वाले लोग अलग कर दिए, 2ab, सही है, माइनस a इक्वल टू 0, सोच लिया। फिर ये 0 भी नहीं होगा, 0 प्लस 0 आयटा होगा। क्यों? क्योंकि फिर तो आपको पता है जब मैं आयटा अलग कर रहा हूँ, बिना आयटा के अलग कर रहा हूँ, तो मेरा पहले ही मोटिव एक ही है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कंपेयर। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे यहाँ से पता गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और 2a कॉमन लेकर के 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, सोचो आप, ठीक है ना। इससे एक बात निकल के आती है a इक्वल टू 0, राइट है, ये पकड़ में आ गया आपको। लेकिन a इक्वल टू 0 रखने पर, है ना, ऐसा नहीं है a इक्वल टू 0 सिर्फ इधर ही नहीं रखा जाएगा, फिर दोनों तरफ रखा जाएगा। a इक्वल टू 0 रखने पर ये तो b इक्वल टू 1/2 दे रहा है। क्या a इक्वल टू 0 रखने पर आपको पता है क्या बनेगा, एट a इक्वल टू 0 b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0 बन रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। आप जानते हैं क्यों? सोच लिया आपने? नहीं आया? हाँ, आपका इसमें मामला टंग रहा है। तो फिर अब आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है जो आप सोच सकते हैं? एक और वैल्यू ये दे रहा है, ये a इक्वल टू 0 पर b नहीं दे रहा। आप ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि a इक्वल टू 0 पर b इक्वल टू 1/2 आ रहा है, नेवर। ये दे रहा है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1/2, नहीं आया समझ में? हाँ, तो अभी उसमें वैल्यू तो एक्चुअल में एक तो a इक्वल टू 0 चल रहा है जो कि उसने मना करवा दी कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं, रियल वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है ना। आप में से कई लोग सोच रहे हैं यार जब चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी वैल्यू सर आयटा में निकाल लो ना, लेकिन आपको याद होना चाहिए a और b तो बिलोंग्स टू r है। याद आ गया आपको? हाँ, ऐसा नहीं कि आप आयटा में भी आयटा लगवा लें b के नाम पे, वो मत कर लेना। याद है ना, शुरू से अपना तो पहले दिन ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने पता कर लिया था कि कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को पता ही नहीं हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कब है। हमने तो 4-5 केस वो भी कर रखे हैं। एनीवे, इस पे चल रहा था। क्या b इक्वल टू 1/2 ट्राई करूं? अगर मैं b की जगह 1/2 रखता हूं, ठीक है ना, तो b की जगह 1/2 रखते 1/4 माइनस 1/2 माइनस 3/4 माइनस 3/4 और -1 माइनस 7/4, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? इसका मतलब a इज इक्वल टू 7/√2 और a इज इक्वल टू -7/√2। तो बताएंगे जरा कि फिर फाइनली मेरे को आंसर क्या देना है? हाँ, √7/2, ठीक है, √7/2। अब तो आंसर बोलो। अरे आंसर क्या हुआ? z इज इक्वल टू में दो आंसर हो रहे हैं मेरे पास। एक तो आ रहा है √7/2, 1/2 और दूसरा आंसर आ रहा है -√7/2, 1/2। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। कहानी पकड़ में आ गई, z सॉल्व हो गया। ये आप में से किसी को गलतफहमी तो नहीं है ना? मैंने वो नहीं लिखा है इंटरवल,
आपने सिर्फ तो इंटरवल लिख दिया होगा √7/2 से 1/2 और ये यूनियन ऐसा नहीं, नेवर, ठीक है ना। ये √7/2 प्लस आइटा 1/2 है, ठीक है ना। ऐसा धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं और आगे। हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन आता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आइटा z³ प्लस z² माइनस z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन पे आइएगा फटाफट से। तब तक मैं आपके लिए वो हेल्दी एक्सरसाइज कर लेता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता तो मैंने कहा था आइटा रख के देखना, आइटा रख के देखा होता तो आपको पता चलता पहला -1 आता था और आइटा का बार माइनस आइटा और आइटा तो ये +1 हो गया, तो +1 और फिर -1, 0 तो नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ से पता जाएगा 1 रख के देख लो, फिर आप ऐसे ही -1 ट्राई करना, फिर आप ऐसे ही माइनस आइटा ट्राई कर लेना, आपको पता है सब में नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सही है ना। हाँ भाई आप तब तक इसमें ट्राई करें। आइटा बैठ गया, श्योर है, ये कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू आइटा बैठ रहा है इसमें, पक्का z इज इक्वल टू आइटा। अगर मैंने z की जगह आइटा रख दिया तो ये आइटा टू द पावर 4 बन रहा है, फिर आइटा का स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये तो बात पक्की है कि दोनों कटेंगे, और आपको तो पता ही होगा ये 1 और ये -1 है, ये भी कटेंगे तो 0 आ गया, मतलब z इज इक्वल टू आइटा इज वन ऑफ द रूट, तो एक आंसर तो वहां से पक्का हो गया कि z इज इक्वल टू आइटा, ठीक है ना। अब z इज इक्वल टू आइटा तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन z माइनस आयोटा का डिवाइड करने में मिल जानी चाहिए भाई मेरे को, तो सही है, और मुझे नहीं लगता ये आसानी से आपको आंसर देगा, तो जिन्हें फैक्टराइजेशन आता है वो इस पर ट्राई करें। फैक्टराइजेशन इन दो में कुछ कॉमन आ रहा हो तो बोल दें, अंदर बचा आइटा z प्लस 1, सही है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, सही है। -1 कॉमन ले लूं आपके कहने पे, अरे -1 तो दे दो यार, तो ये कितना हो जाएगा z माइनस आइटा इज इक्वल टू 0। आपको जान के अच्छा लगेगा कि अगर मैं इसमें से आइटा बाहर ले लूं, ले सकता हूं ना, तो आइटा के बाहर लेते ही ये 1 आइटा हो जाएगा, और आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि आइटा तो बाहर आ गया, ठीक है ना भाई। अच्छा, और ये आयोटा z² और ये z माइनस आइटा बन गया, पता है कोई बात, और माइनस में 1 इंटू z माइनस आइटा इज इक्वल टू, अब मैं z माइनस आइटा कॉमन ले ही लेता हूँ, वैसे भी मेरे को पता था मेरे को z माइनस आइटा तो लेना ही कॉमन, तो आपको बच क्या गया भाई, ये बच गया आयोटा z² माइनस 1, है ना, तो आपके लिए z² प्लस आयोटा इक्वल टू 0। थोड़ा झटका दे दिया है ना, कोई बात नहीं, वापस नॉर्मल कर देता हूँ, कोई बात, ठीक है। आयोटा z² माइनस 1, अब ठीक है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आप इससे लिखते हो z माइनस आयोटा ब्रैकेट के अंदर z², फिर से आयोटा कॉमन ले लिया, -1 आयोटा, आप ही ना तो सिखाया 1 आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा, तो फिर माइनस आयोटा लिखते हैं, तो वही तो लिखा था पिछली बार, नहीं है। अब मेरे पास में देखो एक आंसर तो z इज इक्वल टू आयोटा तो आ गया, तो मेरे पास एक अनदर आंसर क्या है, z इज इक्वल टू आयोटा एंड, और सॉरी z² इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब कैसे जाऊं मैं पकड़ नहीं पाता, हाँ फिर क्या करना चाहिए, अब आपके पास में फिर कोई रास्ता नहीं है, you do one thing, ऐसे लिख लो a² माइनस b² प्लस 2 आयोटा ab इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये क्या लिख दिया पता भी है, सीधा a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर लिख दिया, नहीं है, कंपेयर करके जल्दी से बताओ, a² माइनस b² इज इक्वल टू, और ab इज इक्वल टू -1/2। हाँ बताइए, दो नंबर जिनका स्क्वायर का सम 0 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट -1/2 आ जाए, ये नहीं आने वाला आसानी से, इसको तो मार मार के लाना पड़ेगा, भूत बना देते हैं इसको, क्यों अपन ऐसे करें, है ना, ये मानता ही नहीं है यार, क्या करें, प्लस माइनस अंडर आएगा, ठीक है। अब अपन वो तरीका लगाते हैं, वो याद आ गया, कौन सा वाला, अंडर, बताओ क्या,
ये पहले माइनस है, पे आ रहा है, ये कह रहा है ना। हाँ क्या मॉड जेड, इसका मॉड जेड तो बोलो 1 पक्का, मॉड जेड 1 है ना। माइनस एक्स तो बोलो 0 अपॉन माइनस एक्स था ना, कि प्लस एक्स था अपॉन में 2। अच्छा फिर माइनस क्योंकि ये माइनस है, माइनस आयोटा, आगे बोलो अंडरूट 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब कितना हो गया आंसर में बोलो जरा, प्लस माइनस, ये तो क्या 1 बाई प्लस माइनस कितना 1 बाई रूट 2, ठीक है ना। माइनस आयोटा ब्रैकेट में कितना 1 बाई रूट 2, सही है। कितने आंसर आ गए फाइनली अपने पास जेड के? 3, ये तो 2 और 1 आयोटा, ठीक है ना। U, V, W belongs to complex number and mod of U is equal to 1, mod of V is equal to 1 and W is equal to V into U minus Z upon में U bar Z minus 1 if mod W is less than equal to 1, prove that mod Z is less than equal to 1. Mod U is less than 1 है, mod V equal to 1, W is equal to ना, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि अपने से कोई इसको प्रूफ कर रहेगा, मेरे को अकेले ही लगना पड़ेगा, है ना। हाँ भाई चलो स्टार्ट होता हूँ मैं। पहली बात तो सर चलना कैसे, इसमें मतलब एंट्री कैसे करें। अरे देखना mod U लेस देन 1 से तेरी एंट्री हो नहीं सकती। बच्चे के दिमाग में मैं समझ नहीं पाया इसमें कि mod U से एंट्री क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने को दिया तो W है। और जब दिया W है और W खुद U और V की टर्म में है, दिख रहा ना, U, V और Z की टर्म में है, तो तू U से एंट्री कैसे करेगा। U से तो एंट्री का मतलब ही नहीं बनता। mod V इज इक्वल टू 1 से भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि U और V और Z मिलकर तो W बना रहे हैं। आप समझे, बेसिकली जो खुद ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जिनसे तो बनकर के खेल बना है, वो खुद कैसे तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब अगर इन दोनों से एंट्री नहीं हो सकती, W से हो सकती है, क्यों, क्योंकि W पड़ा है मेरे पास, नहीं आया तो मैं एंट्री करूं तो W के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। U और V तो उसके खुद के पार्ट है W के, नहीं आया तो आपको पता चलेगा W की जगह पे अगर आप भर सकते हो तो भर लो भाई। V इंटू में कितना U माइनस Z अपॉन में U बार Z माइनस 1 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा। और इसके बाद में आपके पास चॉइस बचती है कि आप अगली लाइन में लिख लो, है ना, V इंटू U माइनस Z का मॉड इज लेस देन इक्वल टू U बार Z माइनस 1, है ना। अगली बार आपके पास में जगह बचती है कि आप कर लो स्क्वायरिंग। अगर आपने स्क्वायरिंग कर ली तो क्या करते थे, हाँ एक बार यही और एक बार इसका बार, याद आ गया। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये कि V इंटू वी बार इंटू यू बार माइनस जेड बार, सही है भाई। मेरे को थोड़ा डाउट है एक हल्का सा, है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं गलती से भी किसी का बार नहीं रह जाए, नहीं तो क्या अपने खेल हो जाएगा, किसी का बार नहीं रहा, ठीक है। हाँ भाई, लेस देन इक्वल टू में इसी का स्क्वायर कर दूं। इसका स्क्वायर का मतलब क्या, u बार z माइनस 1 और इधर की तरफ इसका बार u z बार माइनस 1, सही क्या। अपन वैसे बहुत सारे चीज़ों के साथ में खेल रहे हैं जो कि अच्छा भी नहीं है, ठीक है। एक काम करें, इसे तो वी बार करके बाहर बैठा दें,
ठीक है, ताकि दिखने में डरावनापन थोड़ा कम हो। वी बार की वैल्यू मॉड वी का स्क्वायर 1 है क्या, ऊपर वाले से दुआ करो 1 है। चलो हट गया, इतना तो पोर्शन ही कट गया, आया और गया। अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई यू बार बोले तो मॉड यू का स्क्वायर, सही है। यू की से मल्टीप्लाई माइनस में यू जेड बार, माइनस में जेड यू बार, माइनस माइनस प्लस मॉड जेड बार, मॉड जेड का स्क्वायर, सही है भाई। बस बिना घबराए करते रहो मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई मॉड यू जेड का होल स्क्वायर, समझ लेना खुद ही, ठीक है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में यू बार जेड, माइनस में यू जेड बार प्लस 1, श्योर। अच्छा ये बार माने अलग अलग घर बार, सही है, और जो भी है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। कुछ कटता है क्या, कुछ नहीं कट रहा, हाँ ये कट रहे ना, ये दोनों गए है ना, ये खरगोश। चलो अब देखो, अब क्या बच गया, बड़ा आदमी तो अभी तक बचा हुआ है। चलो इधर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस में कितना मॉड जेड का स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना, यू स्क्वायर जेड स्क्वायर, सोचना, ठीक है ना, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। आप तो सामने से देख पा रहे हो, इतनी बढ़िया अलजेब्रिक कैलकुलेशन आपने अपनी लाइफ में नहीं करी होगी कभी। और बताओ क्या करना है, बताओ जल्दी से, कुछ कॉमन शॉमन ले लो। किधर से, किसी भी दो पे हाथ रख दो सर, ये दो, इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के किन्हीं भी दो पे हाथ रख दो, कॉमन आ जाएगा। पहले ले लूं, अरे इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कितना आ रहा है बोलो ना, 1 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर, और फिर आ गया कॉमन। अरे यार कॉमन नहीं आ रहा आपका, कितना बोलो ना, क्या कॉमन लेना है, मॉड यू का स्क्वायर -1 इंटू में मॉड जेड का स्क्वायर -1, आराम सोचो मैं। अच्छा और लेस देन इक्वल टू 0, सोच लिया, नहीं सोच पाते आप, सोच लिया क्या, अच्छा नहीं आराम से सोच लो, कॉमन आप में से कई लोग तो कॉमन में हैरान हो गए। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो इधर की तरफ की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इधर वाले जो देख पा रहे हैं वो कौन सा मतलब बहुत दंदन कर रहे हैं, ठीक है। पहले आराम से देखो, हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से बताओ, अरे हाँ की ना, है ना ऐसा, अरे हाँ या ना नहीं पूछा, हाँ की ना कर दो, ठीक है, समझना, हाँ की ना, ठीक है। अब इधर दिमाग लगाओ, आपको पता है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, कई को पता है, कितने लोगों को पता है, ये बताओ ये नेगेटिव क्यों है, क्यों, क्योंकि मॉड यू खुद 1 से छोटा है, पता है आपको, उसका स्क्वायर और छोटा होगा, छोटे में से 1 गया तो नेगेटिव, है ना। इसका मतलब ये कि आपको पता चल गया मॉड जेड का स्क्वायर -1 पॉजिटिव। मेरे को माइनस चेंज करना है, जब तो ये साइन चेंज कर दूं, बोलो इतना क्या टेंशन में रहते हो तुम लोग। मैं वापस मल्टीप्लाई करके देख लूं, यू स्क्वायर माइनस का नहीं है, माइनस बीच में एक +1 आएगा, ये वाला, एक सेकेंड, एक तो +1 आ गया, माइनस का जेड स्क्वायर, अब सब सही है क्या, श्योर है ना, पक्का है ना, हाँ ठीक है, आ गया, मैंने भी देख लिया, मैंने कंफर्म होना चाहता हूँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। एक्चुअली ये कहानी कुछ और कैच हो जाएगी, नहीं तो मॉड जेड का स्क्वायर लेस देन 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सही है। अच्छा मॉड जेड का बस कितना क्लोज आ गया अपन, देखो है ना, ये देखो अपने को कितना करीब जाना है, बस ये हो गया। अब मैं इतनी दूर तक ला चुका हूं, अब मेरे को समझाओ आप कैसे करेंगे। एक काम करें, आप में से किसी को पता तो चली गया होगा, मॉड जेड -1 मॉड जेड +1 इज, ये याद रखना, वो भले बोले नहीं चलाना, यहाँ पे यहाँ दिमाग चलाना है। इस पार्टी को बोलना भाई तू तो पॉजिटिव है, ये मुझे कहा कई को, अरे मॉड जेड कुछ भी हो पॉजिटिव ही होगा, तो उसमें एक जुड़ेगा तो पॉजिटिव है ना। फर्स्ट कौन गया, इसका मतलब मॉड जेड -1 इज नेगेटिव, इसका मतलब मॉड जेड इज लेस देन 1, ठीक है ना। यही मैं क्वेश्चन है, हाँ जान निकाल लेते भाई साहब। सोचो किसी टाइम पे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते होंगे, बच्चे को कैसे प्राण निकल जाते होंगे, आंसू बहने लगते होंगे, नहीं सर इतना मतलब ये तो भयानक है,
कैसा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। खैर अगले पे आइएगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक बात देखी है कि मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दो ना, आदमी लोग बात करने लग जाता है आपस में, चलिए आप बात ही कर लेते हैं, समझ में तो आता नहीं। ठीक है, धीरे धीरे बातें करें, धीरे धीरे, है ना, बातों पे कहीं कोई रोक नहीं है, धीरे धीरे करें। हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक एक करके मैं बात लिखता जाता हूँ और आप अपने अपने बातें बताते जाना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, z इज इक्वल टू में x प्लस आइटा वाई होता है। ठीक है ना, फर्स्ट इसी के अंदर अगर मैं आपको बोलता हूँ रियल पार्ट ऑफ z, पता है आपको रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया? x, है ना। ठीक है, अरे यार तुम लोग बातें कर रहे थे तो मैंने उसी बच्चे जिसको मैं बातें करते देख रहा था ना, उसी के लिए हटाया है। ठीक है ना, हाँ मैं बातें कर ले यार तू। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ z, सुनते जाओ सुनते जाओ। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, बोले तो आपने क्या बोला? x, ठीक है ना। मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, सही है। सेकंड पॉइंट, अच्छा तो फिर आप समझ गए कि मैं अब लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और आप समझ जाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इसमें भी कोई डाउट नहीं। थर्ड पॉइंट पे आता हूं। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर मॉड z, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम, उल्टा होगा, x की वैल्यू y एक्सिस से होती है, श्योर है ना, बिल्कुल सही बोले। ये अगर x, y है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये x होती है, तो x बेसिकली y एक्सिस से डिस्टेंस होती है और y बेसिकली x एक्सिस से डिस्टेंस होती है। मॉड z इज इक्वल टू में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। छोटी छोटी बातें, अगर कोई धीरे लिखता है तो मेरे साथ साथ लिखते चलना, बाकी जो तेज लिख सकते हैं वो समझते हुए चलना। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब धीरे से आगे अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना भाई, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। एक्चुअली में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस, अगर आर्गन प्लेन पे दो पॉइंट मेरे पास पड़े हैं, एक का नाम Z1 एक का नाम Z2 है, और आप अगर मुझसे इन दोनों के बीच की दूरी पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा मॉड Z1 माइनस Z2, क्योंकि मॉड Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है Z1 और Z2 के बीच का दूरी, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन दैट इज इक्वल टू इतना, सही है। मतलब अब अपन धीरे धीरे ज्योमेट्रिकली क्या क्या किस बात के मायने वो भी बताता जा रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला। अब आपको क्या करना है, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब देते जाना है। डिस्टेंस बिटवीन Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आइटा एंड Z2 इज इक्वल टू दे रखा -1 + 4 आइटा। करिए, ठीक है ना। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे मॉड Z1 माइनस Z2, बकायदा ऐसा लिख लो, और इससे आप ऐसा लिख लो 2,3 और इसे लिख लो -1,4, और फिर यह मॉड के अंदर 2 माइनस -1, बात समझ में आया आपके, 2 माइनस -1 फिर कॉमा, ये लिखना है तो ठीक, नहीं लिखना तो प्लस आयोटा, अरे ये माइनस माइनस ये फिर प्लस आयोटा, 3 - 4 ऐसा लिख लेना, नहीं है समझ में तो आप डायरेक्ट घटा रहे होगे, तो इट इज 3 माइनस आयोटा, और 3 माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो 10, √10, सही है। तो इन दोनों के बीच की दूरी इज इक्वल टू √10। ठीक है, अगले पे आता हूं। ठीक है,
नेक्स्ट, इसी के अंदर छोटी सी बात, पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला पहला नंबर पे ले रहा हूं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट, इफ ए Z1 B Z2 C Z3 3 पॉइंट्स आर गिवन, अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना, देन 3 पॉइंट्स गिवन इन अ प्लेन है ना, ये इन अ प्लेन है। देन अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए ए बी कितना होगा? ए बी Z1 माइनस Z2, ए सी कितना होगा? Z1 माइनस Z3, बी सी कितना होगा? Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस। यहां तक की बात में कोई दर्द हो तो बताइए। ए बी, ए सी, बी सी सब पता है ना? गुड, अच्छा। हाँ भाई, नेक्स्ट, ठीक है ना, इसी के अंदर देन वी कैन चेक फर्स्ट पॉइंट, कोलिनियरिटी, ठीक है ना भाई। सेकंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। थर्ड, हम लोग और क्या चेक करते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड द फोर्थ वन, राइट एंगल ट्रायंगल। 3 पॉइंट दे रखे हो तो हम लोग इतने सब चेक कर सकते हैं, खटाखट नहीं। 3 पॉइंट अगर मेरे पास है, उनके बीच की दूरियां पड़ी हैं, तो मैं बता सकता हूं ना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, या है ना, या कोई स्केलिन ट्रायंगल है, व्हाटएवर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पाता हूं, क्वेश्चन करते हैं। इफ Z, आयोटा Z एंड आयोटा स्क्वायर Z are vertices of triangle, ठीक है, then it is if Z, iota Z and iota square Z, 3 vertices हैं, आपको पता चल गया A कौन है, Z, B कौन है, C कौन है। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, ए बी बोलो, ए बी बोले तो Z माइनस आयोटा Z, यही तो होगा। जल्दी से बताओ, कॉमन क्या आ रहा है? Z, तो Z के कॉमन आते हैं मॉड Z बाहर, अंडर रूट में क्या रह गया, सॉरी मॉड में क्या रह गया? 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का मॉड बोलो, 1 माइनस आयोटा का मॉड, √2, दैट इज √2Z। लिख दो भाई, √2 मॉड Z। कम, एक काम खत्म हुआ। अच्छा चलो, ये A है, ये B है, अब मैं C पे आ रहा हूं, ठीक है ना भाई। C दिख रहा है आपको? अब मैं निकालू, AC निकाल दो। AC की वैल्यू बोलो, Z माइनस आयोटा स्क्वायर Z। आयोटा स्क्वायर Z का मतलब Z प्लस Z, ये कर दूं एक बार तो Z माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दूं, फिर आगे प्लस कर देंगे। तो दैट इज कितना बता रहे हैं आप? Z प्लस Z, बोले तो 2 मॉड Z। ये बात तो पक्की है, √2 मॉड Z, ये 2 मॉड Z, तो मतलब इक्विलेटरल तो नहीं है। अरे दोनों बराबर कहां है? तो इक्विलेटरल का तो टंटा कट गया। अब BC बात हो, BC बोलो, BC इज इक्वल टू आयोटा Z माइनस आयोटा स्क्वायर Z, है ना भाई। कॉमन क्या है? Z। अरे मॉड Z कॉमन आ गया, बाहर क्या रह गया? आयोटा प्लस 1, आयोटा प्लस 1 का मॉड बोलो, √2, तो दैट विल बी √2 मॉड Z। क्या कहते हो, क्या बना? आइसोसेलेस तो बन गया, फिर राइट एंगल तो नहीं बन गया। सोचो, राइट एंगल कैसे चेक करते हैं? इसका स्क्वायर 2 मॉड Z स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 मॉड Z स्क्वायर, इन दोनों का सम 4 मॉड Z का स्क्वायर। क्या ये 4 मॉड Z का स्क्वायर नहीं आ रहा? तो इसका मतलब मैं क्या क्या बोल सकता हूं? इट इज राइट एंगल आइसोसेलेस। सही है? अगले पे आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन के अंदर ही चल रहा हूं, ठीक है। B, इफ A, Z1 B Z2 C Z3 D Z4 are vertices of
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ABCD, देन वी कैन चेक फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है ना, B स्क्वायर, C रोम्बस, ठीक है ना, एंड D पैरेललोग्राम। ठीक है, मान लीजिए किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इसके 4 पॉइंट हैं, Z1, Z2, Z3 और Z4, राइट है भाई। अगर 4 पॉइंट है और वो इन चारों में से भी कोई भी एक है, तो पहला काम होता है मिड पॉइंट सेम होगा। इन चारों के अंदर वर्टिसेस जो होते हैं ना, वर्टिसेस का मिड पॉइंट एक ही होता है। अगर रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है तो दोनों के जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे का मिड पॉइंट सेम रखेंगे, माने इसे बोलते हैं मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होना, सही है ना। मिड पॉइंट कैसे होंगे? कोइंसिडेंट माने सेम होंगे। अगर इनमें से कोई भी है तो वो इसके सिवा नहीं पूछ रहा, इन चार में से पूछेगा। तो अगर मिड पॉइंट सेम है तो कैसे पता चलता है? कुछ नहीं, Z1 प्लस Z3/2 इज इक्वल टू में Z2 प्लस Z4/2। अच्छा, ये करने से मिड पॉइंट हो जाता है। और क्या, मिड पॉइंट ऐसे तो निकालते हैं। कहानी पकड़ में आ गई। तो पहले तो सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए, फर्स्ट इसको चेक कर लें, ठीक है ना। जब ये चेक हो जाए तो सेकंड पॉइंट क्या करते हैं ना, सेकंड पॉइंट अगर मिड पॉइंट सेम हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल, सही है। लेंथ ऑफ डायगोनल को लेकर के दो बातें हो सकती हैं, क्या सेम हो सकती है, ठीक है ना, और डिफरेंट हो सकती है। अगर बाय द वे दोनों की लेंथ सेम है तो किस किस में जाके गिरेगी बात, या तो स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में। ये बात तो पकड़ में आ गई। और अगर लेंथ डिफरेंट है तो या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और थर्ड पॉइंट जो कोई भी चेक करता है, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड, लेंथ कैसे चेक करेंगे? जैसे डायगोनल की लेंथ क्या होगी यहाँ पे, मॉड Z1 माइनस Z3 और एक तो और कौन सा Z2 माइनस Z4। याद है ना इन दोनों के बीच की लेंथ कैसे निकालेगा? ऐसे तो निकालते हैं नहीं है आप। अच्छा अब अगले बात हो, अगला तीसरी बात क्या पूछ सकता है? तीसरी बात हम लोग चेक करते हैं एंगल बिटवीन डायगोनल। याद आया? एंगल बिटवीन डायगोनल, उसके लिए क्या करते हैं भाई, M, बड़ी ध्यान से सुनना, MAC डॉट MBD ये चेक करेंगे। अगर -1 आ गया तो या तो स्क्वायर में आएगा या फिर रोम्बस में आएगा। और अगर बाय द वे MAC इंटू में MBD डिफरेंट आए, मतलब -1 ना आए, तो या तो वो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। बस ये इन पॉइंट से होकर गुजरते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं चेक करते कि हमने सामने की साइड और इधर उधर की साइड सारी चीजें चेक करें, नेवर। सिर्फ दो लाइंस चेक करते हैं, और वो भी कौन सी, डायगोनल की। और मिड पॉइंट कोइंसिडेंट है तो ही स्टार्ट करते हैं, वरना चालू ही नहीं करते इस पे भी, ठीक है ना। तो कोई और है इनके सिवा। आ जाइए फटाफट, बस इतना सा लिखना है, आगे चलेंगे अपन। ठीक है, हमें नेचर चेक करनी है। यार ये मुश्किल से 5-5 सेकंड की बातें फटाफट देख के भी चेक हो जाती हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर लें। पहला काम चेक किया, किसी ने मिड पॉइंट कोइंसिडेंट है क्या? आपको तो मिड पॉइंट में AC का मिड पॉइंट, अरे सबसे पहले तो मिड पॉइंट चेक करते हैं ना। मिड पॉइंट कैसे चेक करूंगा? 0 + 7 + 7 आया था डिवाइड बाई 2,
अरे ये प्लस ये बाई 2 इजिकल टू में क्या, इन दोनों का सम 3 + 4 आइटा प्लस 4 + 3 आइटा बाई 2 है क्या? अरे देखो ना 7 + 7 आइटा, ये 7 + 7 है ना, तो इसका मतलब इन चार में ही आ रहा है, इन चार में ही आंसर होगा। अब इन चार में आंसर होगा, इसका मतलब पहला काम डन। दूसरे बात जाओ, अब एसी की बात करो। एसी का मतलब कितना हो जाएगा? एसी का मतलब मॉड Z1 - Z2 बोले तो 7 + 7 आइटा माइनस 0 का मॉड बोले तो √98। सही क्या भाई? 7√2 नहीं आया, ये बात समझ में आई? अब बीडी पे आ जाओ, बीडी पे, बीडी का मॉड है ना, क्या करना है, ये माइनस ये कर दूं तो 4 + 3 आयोटा माइनस 3 + 4 आयोटा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो कितना निकल जाएगा? मॉडुलस में 1 माइनस आयोटा बोले तो √2। क्या पता चला? डायगोनल सेम है या अलग अलग है? अगर डायगोनल अलग अलग है तो या तो रोम्बस है, मतलब अपने पास में यहां से क्या क्लिक हो गया, AC इज नॉट इक्वल टू BD, इट सिंपली इंप्लाइज आइदर इट इज अ रोम्बस और पैरेललोग्राम। श्योर है ना भाई? अब रोम्बस तब होगा जब इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, अपन बात करते हैं MAC। राइट है भाई? आप में से कई लोगों के लिए रोचक रहेगा कि MAC कैसे निकालेंगे। MAC निकालने के लिए क्या करना है, ये मेरे लिए 7,7 है और ये मेरे लिए 0,0 है, तो मेरे लिए हो जाएगा 7 - 0 / 7 - 0 बोले तो 1। अब मैं MBD निकालता हूं, MBD की वैल्यू क्या निकलेगी याद है? ये मेरे लिए क्या है, D क्या है 4,3 और ये क्या मेरे लिए 3,4, तो मैं कैसे निकालूंगा 3 - 4 / 4 - 3 बोले तो -1। तो बताइए क्या MAC मल्टीप्लाइड विद MBD इज इक्वल टू क्या है -1। तो मैं किस में जाऊं, रोम्बस की? रोम्बस, सो इट इज अ रोम्बस। आगे का नहीं पढ़ में मैंने अपन नेचर भी देख सकते हैं, और इससे एक और काम पक्का हो गया। अब आपके पास 2 पॉइंट बढ़े तो आप स्लोप भी बता सकते हो। इस पूरी कहानी से बस इकलौता फायदा यही है कि अपन स्लोप को लेकर डरना बंद कर दें। डिस्टेंस के लिए हम लोग समझ ही गए, Z1 - Z2 करो, सीधा सीधा लंबाई बता देता है, पूरी कहानी की लेंथ बता देगा। अगले पे आ जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। पहला आ जाए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमारे लिए कितना होता है, Z = Z1 + Z2 + Z3/3। सेकेंड नंबर पे आता हूं इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर के लिए Z = कितना होगा, A Z1 + B + C Z3 बाय। मेरे को लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो पूछनी है वो उस पर भी बात कर लें। A क्या चीज है सर? Z1 के सामने वाले की लंबाई और Z1 के सामने वाले की लंबाई Z2 - Z3 का मॉड, ये क्या है सर? ट्रायंगल में फिर समझ में आएगा। ये तेरा Z1 ये रहा, Z2 ये रहा और ये रहा Z3, ये A है ना। तो ये स्मॉल a जो होगा ना, ये कह रहा हूं मैं Z2 - Z3 होगी इसकी लेंथ, जिसको अपन क्या कहते हैं A Z1, ठीक है ना। B कौन होगा, B के सामने वाला, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 - Z3। नहीं है तो इसी तरह से B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड में Z1 - Z3, ठीक है ना। ऐसा अपने को बताओ ना जी, ये इसके सामने वाली की लेंथ से मल्टीप्लाई प्लस B इसके सामने वाली की लेंथ से मल्टीप्लाई। अरे तो अपने ये सब मैं कोऑर्डिनेट खेल रहा हूँ, हाँ कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कोऑर्डिनेट, ठीक। अच्छा चलिए अब मैं क्या बताऊँ, मैं और अच्छे कुछ बोलने में मतलब बेकार था। सर्कमसेंटर, अरे अपने पास टाइम नहीं है यार, मैं उल्टा मेरे को ये सब बताने से पहले भी बहुत बार सोचना था, मिड पॉइंट वगैरह वगैरह, मेरे को लग रहा था ये सब आप कर लोगे। क्या बात चल रही है, सर्कमसेंटर, राइट है। सर्कमसेंटर का आपका पता है क्या होता क्या है? ऐसा पॉइंट ट्रायंगल के अंदर जिसकी तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस, हाँ तीनों वर्टिसेस डिस्टेंस सेम है। अगर ये देखा था तो दैट इज Z0, अगर ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, तो मतलब सर्कमसेंटर को चेक करने का तरीका होता है Z1 - Z0 इज इक्वल टू Z2 - Z0, सही है। एंड दूसरी तरफ से इज इक्वल टू में Z3 - Z0,
ये तीनों से बराबर, कोई दो को डील करा, फिर दो को डील करा, सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगले भाई है पॉइंट नंबर 4 डी, ऑर्थो सेंटर। राइट है, ऑर्थो सेंटर पे आते हैं। ऑर्थो सेंटर में लिख लीजिएगा, ऑर्थो सेंटर याद है, परपेंडिकुलर्स अल्टीट्यूड जो होते हैं उनसे बनता है। तो ये वाला पॉइंट अगर H है, ठीक है ना, ये A Z1 है, ये B Z2 है और C क्या है Z3, ठीक है ना। तो मेरी राय तो इसमें यही है कि आप Z1 Z2 Z3 को पूरी तरह से आर्गन डायग्राम में बना लेना। आर्गन डायग्राम में बदलने से क्या होगा ना, ये कोऑर्डिनेट दे देगा अपने, अरे A, B वगैरह वगैरह ऐसे कोऑर्डिनेट दे देगा। और तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप क्या करना, MAH मल्टीप्लाइड विद MBC, ठीक है ना, इज इक्वल टू -1। इससे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करना, MBH मल्टीप्लाइड विद MAC इज इक्वल टू -1। इससे आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना, बस काम खत्म। अगले बात जाओ, क्या आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सब एक ही जगह होते हैं? अच्छा, ये बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। अच्छा, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, जो वो क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। याद है ना, मतलब आपको ये सारी बातें फिर मेरे को पता है कि आपको पता ही है ना। बस एक और पॉइंट ऐड कर लेना, इसका प्रूफ बाद में कराऊंगा। ठीक है, ABCD पे आ जाओ, ठीक है ना। और यही है असली काम का। तो लिखिएगा, इफ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, देन Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। रोटेशन थ्योरम से इसका प्रूफ है, ठीक है। वो जब आएगा टाइम पे तब इससे ऊपर बात करेंगे। अगले पॉइंट पे आता है, लिख लिया। क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। देखें आप, क्वेश्चन में अपने आप ही अपने आप को प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखिएगा, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, Z1 is equal to 2 plus 3 iota, Z2 is equal to given है -1 plus 4 iota, and Z3 is equal to given है 1 minus 2 iota, ठीक है। are vertices of triangle, then मैं आपसे पूछ रहा हूं एरिया करिए। बता लेंगे? अरे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। कितने लोगों को याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल? नहीं, वो तरीके से नहीं। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 2 3 -1 4 1 -2 2 3। करो 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 करो, खत्म करो। मैंने आपको बोला ना, ये तो एनालिटिकल ज्योमेट्री जैसे काम करता है। क्यों क्यों इसमें दिमाग लगा रहे हो? ऑर्गन डायग्राम ही तो है सब। खत्म करो, अगली क्वेश्चन आते हैं। अरे चलो, एक आधी तो मतलब इस अंधेरे में भी दीपक जला के बैठा भाई, कम से कम। मेरे को तो लगा था खत्म ही हो गया खेल। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 8। कितने लोगों का आ गया? चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। Z iota Z and Z plus iota Z are vertices of triangle, ठीक है। then area करिए, Z iota Z
जेड प्लस आयटा जेड, जेड आयटा जेड और जेड प्लस आयटा जेड आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये कोई जेड है, ठीक है, जेड मतलब अपन ऐसे ले लेते हैं, इट इज जेड, ठीक है, ये जेड है। मैं हमको पहले बता चुका हूं, ये मैंने हमको आर्ग्यूमेंट के दौरान सिखाया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा जेड जो होता है, याद है, आर्ग्यूमेंट फॉलोज द, तो मैंने सिखाया था आर्ग्यूमेंट आयटा जेड का मतलब था आर्ग्यूमेंट आयटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये सिखाया था ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माने थीटा, और अगर आप इससे π/2 और प्लस कर दो तो आपको रोटेशन करना पड़ जाएगा ना, सही है। तो इसका मतलब ये कि जेड को ही अगर आपने π/2 अप कर दिया, π/2 रोटेट कर दिया, कितना π/2, तो आप जहां पहुंच जाओगे दैट इज आयोटा जेड। अब ये आपका जेड है और ये जो बना ये आयटा जेड है, सही है। अगर ये आयटा जेड है तो इसका मतलब ये भी आयटा जेड है, अरे पैरेलली शिफ्ट करा लिया वेक्टर की तरह से, और इन दोनों को मिलाने पर ये अगर देखा जाए ये आयटा जेड है, तो ये क्या चीज बन गई, जेड प्लस आयटा जेड। अच्छा, ये एंगल अगर 90 है तो ये कितना है 90, इसका मतलब ये दोनों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू में हाफ, ठीक है ना, एरिया इज इक्वल टू में हाफ बेस, बेस बोलो नहीं मॉड जेड, हाँ जेड की लेंथ इज मॉड जेड, तो हाफ मॉड जेड इनटू में कितना हाइट, हाइट इज मॉड आयोटा जेड, सही है क्या भाई। इसका मतलब मॉड आयोटा, इसका मतलब मॉड आयोटा जेड माने मॉड आयोटा मॉड जेड, मॉड आयोटा कितना, मॉड आयोटा 1, तो ये अपने आप में लिखा हुआ है हाफ मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड इनटू मॉड जेड, क्योंकि मॉड आयोटा तो 1 है, सही है। ऐसा अगले पे आओ, मैंने तो आपको ओमेगा जेड भी बताया था, किसी का है तो उस पे क्वेश्चन भी बन जाता, पता है, यही क्वेश्चन उस पे भी बनता है, जेड ओमेगा जेड और जेड प्लस ओमेगा जेड। अब की बार रोटेशन ओमेगा के बराबर का होगा, किसी को आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा याद है 2π/3, तो इसका मतलब ये कि अब की बार जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ये जेड और इसको कितना टर्न करा दिया 120, सही है ना, 120 डिग्री टर्न कराया आपने, तो 120 डिग्री टर्न कराओगे तो ये वाला एंगल, हाँ देखो तो सही, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों के बीच का एंगल कम हो गया, वो तो 90 के कारण बच गए थे अपन, ये कितना डिग्री आया 60 डिग्री, सही है। ये अगर z है तो ये क्या है ओमेगा z, तो ये भी ओमेगा z हो गया, और ये दोनों जब मिलाओगे दैट विल बी z प्लस ओमेगा z। तो आपको तो इस ट्रायंगल का एरिया बताना है अब की बार, तो अब की बार कहानी कैसे चलेगी, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इनटू में, नहीं सुनो सुनो सुनो, 1/2 a b sin थीटा, नहीं है, तो इस बार बनेगा 1/2 मॉड z मॉड ओमेगा z इनटू में sin 60 डिग्री, सही है। अब मॉड ओमेगा आपको ये पता नहीं होगा, मॉड ओमेगा है ना, मॉड ओमेगा मैं आपको एक बार बताता हूं, चलो देखते हैं आप में से कितने लोग, ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस √3/2 आयटा। अब इसका मॉड बोलो, सोचो आराम से धीरे धीरे, 1/4 प्लस 3/4 कितना हुआ 1, तो मॉड ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो आपके लिए कितना बन गया 1/2 इंटू मॉड जेड इंटू 1 इंटू फिर से मॉड जेड इंटू √3/2, फाइनली आंसर कितना बोलना बताओ मेरे को, √3/4 कितना मॉड जेड का स्क्वायर, सही है। तो उसी क्वेश्चन के नीचे एक छोटा क्वेश्चन ये भी हटा लो, मैं थोड़ा पीसफुल चल रहा हूं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, मुझे पता है मैं आपको उखाड़ना नहीं चाहता, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, आपको जरा सा भी इधर उधर होती है ना आपकी नसें खुल जाती हैं, वो दिमाग खराब हो जाता है, फिर आपको ऑलवेज पकड़ के लाता हूं, नहीं नहीं यार इतना भारी नहीं है, चल कोई नहीं आजा, ठीक है। हाँ मैं तो मजाक कर रहा था हद है बेटा छोड़ो, अगले क्वेश्चन में आओ। मैं टूरिस्ट लोगों के लिए नहीं लड़ता, ऑरिजिन एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन z² प्लस pz प्लस q इक्वल टू 0 फॉर्म
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। देन फर्स्ट ऑप्शन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, सेकंड ऑप्शन पी स्क्वायर इज इक्वल टू -3q, थर्ड ऑप्शन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, ठीक है। तीन जने मिलकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। कितने लोगों को पता है उसमें पहला तो ओरिजिन है, हाँ, और बाकी दो रूट्स हैं। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल टू 0 का रोल है और उसके रूट्स के नाम z1 z2, ये ले लूं। तो आप में से कोई मेरे को अगर बता सके तो जल्दी से, z1 प्लस z2 पढ़ा उसके पास, बताए वो -p। अच्छा z1 z2 बोलो, q श्योर है। अच्छा अब दूसरी बात, अगला ये कह रहा है कि ये तीनों मिलकर के, ये z1 z2 एंड 0, तीन जने मिलकर के क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो कैसे एंटर करेंगे अपन? नहीं, मैंने आपको बताया था इफ z1 z2 z3 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये बताया था ना। आज के टाइम पे हमारे पास में z1 इज इक्वल टू z1 है, z2 इज इक्वल टू z2 है और z3 इज इक्वल टू 0 है। इसके कारण से क्या होगा, हमारे पास रह जाएगा z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू में z1 z2 ही रह गया। सोचो आप, ये दो भी 0 हो गए क्योंकि z3 0 है, सही कि नहीं। अब मेरे पास में रह गया फाइनली इतना सा काम। अब ये रह गया तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसे लिखा z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3z1 z2। सोचो 3z1 z2, सही तो सोच रहे हैं ना भाई, 3z1 z2। अच्छा z1 प्लस z2 कहां से लाऊं, गिवन है, तो माइनस पी का स्क्वायर बोले तो कितना आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 इंटू में z1 z2 कितना है, q, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, सही है। नन ऑफ दीज, सही है। अगले क्वेश्चन में आता है। इसमें माइनस नहीं था, ये पता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q था, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सर। अपन इसको माइनस हटा लेंगे, है ना, सेकंड ऑप्शन डाल देते हैं, अच्छा लगेगा तो। अगला क्वेश्चन करते हैं, रेडी, लिखिएगा। अच्छा ठीक है, रुकाओ। z1 z2 z3 are vertices of an equilateral triangle with circumcenter z0, then z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to, ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है z0 का स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है 3z0 स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 1/3 z0 स्क्वायर एंड द फोर्थ वन इज 2z0 स्क्वायर। करिए, करा हुआ है क्वेश्चन। मेरे को जल्दी से बताओ, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कमसेंटर को लेकर के हमारी कोई बात हुई थी? आपने मुझे बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर ही सेंट्रॉइड होता है, सही क्या? तो इसका मतलब ये कि z0 जो है वो अपने आप में z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3 भी है। इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं 9z0 का स्क्वायर, 9z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस 2z3 z1 प्लस 2z3, 2 टाइम्स z3 z2 होगा, सही क्या? अच्छा, लेकिन मुझे तो ये भी पता है कि ये कहानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, तो मुझे ये भी पता है इसकी जगह पर, इसकी जगह कुछ और आ सकता है, कितना? z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, याद है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तो दूसरी बार कर रहा हूं भाई, तो इसका मतलब ये यहां पे लिख देता हूं z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, सही है ना, और प्लस ये सब भी मिलकर के 3 कर दूं क्या? तो इट इज कितना, 3 टाइम्स, और ये कितना हो गया 9z0 का स्क्वायर कर दूं, और 3 से 3 काट करके फाइनली क्या रह गया z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। अच्छा एक और बात बताइए, क्या मैं इसकी जगह पर
इसकी जगह पर 3 टाइम्स ब्रैकेट में Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? और अगर ऐसा लिखता हूं तो ये 9Z0 का स्क्वायर होने की वजह से कितना कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया? 3Z0 का स्क्वायर। सो द आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब मैंने जो बोला था इक्विलैटरल ट्रायंगल के टाइम पे आपको 100% याद आना ही चाहिए कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, हाँ भाई अगला पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट नंबर 4। बहुत ही काम के 2 क्वेश्चन, बहुत ही काम के 2 क्वेश्चन। हालांकि आपकी किस्मत इस मामले में अच्छी है कि यहाँ पे सीपीएस नहीं बटी, ठीक है ना, वरना सीपीएस में तो पहली सीपीएस से ही वो आपका अंत लेना चालू करता है, इवन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, और उसके 6 सीपीएस तो मतलब आपको हिला के रख देते, तो ये सारी चीजें तो बहुत बच्चों वाली लगने लगती है आपको। ठीक है ना, लेकिन वो ठीक है, अभी भी शीट जब अपन डिस्कस करेंगे आप तैयारी पूरी रख लेना। ठीक है, ताकि अपन शीट डिस्कस करें तो आपको एक एक क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए, भले ना बनाओ लेकिन आपका किया हुआ होना चाहिए कि भाई मैंने ट्राई किया था, मेरे को बिल्कुल हवा ही नहीं लगी, तब भी चलेगा, लेकिन आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अकेला जूझूं उससे, ठीक है, फिर बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 4th नंबर का बात कर रहा हूं, राइट है। 4th नंबर पे लिखिएगा इफ, हमारी इस पे बात हो चुकी है ऑलरेडी, इक्वल टू में Z माइनस Z2। कोई मेरे को बताएगा इसका क्या मतलब होता है? डिस्टेंस फ्रॉम Z1 फ्रॉम Z इज इक्वल टू Z2 फ्रॉम Z। Z क्या चीज है? कौन सा पॉइंट? चलता हुआ पॉइंट या रुका हुआ? हाँ, दैट इज अ वेरिएबल पॉइंट। अरे तो वेरिएबल पॉइंट है, किसी को पता है इसका मतलब होता है 2 पॉइंट है हमारे पास में, एक का नाम Z1 है, एक का नाम Z2 है, और Z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी इससे और इससे दूरी बराबर है, और 2 पॉइंट से बराबर दूरी पर रहने वाले पॉइंट का, हाँ, दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लिक कर गया? तो कहना मतलब ये कि इंप्लाइज, लिख लीजिएगा, इंप्लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। फाइंड रीजन, ठीक है, Z माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन मॉड Z प्लस 3। आप में से अगर किसी को थोड़ा सा भी ये स्ट्राइक कर गया कि सर आपने तो भी इक्वल सिखाया और ये तो ग्रेटर देन हो गया, तो मैं इक्वल की बात कर लेता हूं। आप ही बता दो कि अगर बाय द वे ये होता, इक्वल होता, तो इसका मतलब क्या होता? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आयोटा एंड -3। अच्छा, एक बार के लिए जरा जल्दी से बताइए, आयोटा कहां मिलेगा? इमेजिनरी एक्सेस पे। यहां ले लो आयोटा। आयोटा का मतलब 0, अरे 0,1। अच्छा, -3 का मतलब बोलो, -3,0। तो ये यहां कहीं मिलेगा, सही है ना भाई? इस जगह ले लें अपन -3,0। तो अपने को क्या करना है, अगर बाय द वे यहां कोई एक लाइन होती, हाँ भाई, ये दोनों को जोड़ने वाली लाइन, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा? ऐसा, सही है। अच्छा, ये अगर इक्वल होता तो ये वाली लाइन होती, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। अभी अपन अपने में से कोई इंटरेस्टेड नहीं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कौन होती, अगर भाई जरूरत पड़ेगी वो भी ढूंढ लेंगे। लेकिन आप तो ये बताओ, अब ये ग्रेटर देन होने पे क्या है? ग्रेटर देन होने का मतलब क्या होता है? किधर का रीजन? ग्रेटर देन या लेस देन, किधर का रीजन देखा जाए? हाँ, अब आपको ये दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि मैं ऊपर का रीजन लूं या नीचे का रीजन लूं। क्यों नीचे का? क्यों? हाँ, ये पॉइंट जो उठा रहा है, बात तो करो ना, कैसे पता? लॉजिकली समझा दो।
एक सेकंड, पॉइंट दो बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं, अभी तो सिर्फ दो ही बोल रहे हैं दिमाग से सोच करके, शायद इनके आंसर्स को सुन करके कोई और भी सोचेगा, ठीक है ना। ऊपर का, हाँ देख रहे हैं, मतलब अपने पास में रीजन या तो इधर का है या इधर का है। क्या इसके बारे में मतलब तय करने के लिए हमारे को लाइन का जानना जरूरी है या ऐसे ही चलें? मतलब मैं तो मतलब आप, अच्छा चलो आपका पॉइंट क्या था, जीरो रख के देखें, क्या मैं जेड इज इक्वल टू जीरो रख दूं? हाँ यार, जेड इज इक्वल टू जीरो रख के देख लेते हैं। अगर जेड इज इक्वल टू जीरो इस रीजन में आता होगा तो ऊपर का ले लेंगे, अरे जेड इज इक्वल टू जीरो अगर आता होगा इसमें तो ऊपर का ले लेंगे, और जेड इज इक्वल टू जीरो नहीं आता तो नीचे का ले लेंगे। सही है कि नहीं? अपने को पता चल जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू जीरो डालने पे कितना होता है? 1। अरे माइनस आयटा का मॉड इज 1। अच्छा, जेड इज इक्वल टू जीरो डालने पे 3, तो अपन क्या कह सकते हैं? 1 इज ग्रेटर देन 3 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फॉल्स स्टेटमेंट है इसका मतलब जीरो इस जेड में नहीं आता। सही क्या? माने जेड में जीरो नहीं आता, उल्टा बोलूं तो हमारे जेड में जीरो नहीं आता, इसका मतलब ये कि जेड उस तरफ आता है जहां जीरो नहीं आता है, इसका मतलब ये वाली साइड। बिल्कुल सही है तरीका, इसमें कोई गलत तरीका नहीं लगाया आपने, एकदम सही है ये स्टेटमेंट, है ना। तो याद रखना ये रीजन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ग्रेटर देन लेस देन है, ठीक है। बहुत ही कॉमन सेंस वाला तरीका लगाया, नो डाउट। हाँ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसे ही बता देना क्योंकि मेरे को ये लिखने का भी इच्छा नहीं है। मॉड जेड इज इक्वल टू 1, लोकस बताओ सर। लोकस पूरा बोलो बोलो बोलो, कितना कौन बोल रहे हैं? अब तो कुछ नए लोग आएंगे ना। मॉड जेड इज इक्वल टू 1, हाँ बोलना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, पक्का है? लिख दूं? इसके नाम से बुक कर लिया। चलो अगला बताओ, जेड माइनस 3 प्लस 4 आएटा इज इक्वल टू 1। चलो बताओ ये क्या चीज है? अरे है क्या चीज? पहले तो जैसे पहली बार बोल दिया कट से सर्कल। अब ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अरे ये सर्कल है, अरे ये सर्कल है। अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है तो सर्कल का सेंटर 0 है, 0, और रेडियस 1 है। अब की बार ये सर्कल है तो इसका सेंटर 3,-4 है, 3,-4, रेडियस कितनी है? 1 है। नहीं पकड़ में? अरे मैं तो जानबूझ के उठा ही नहीं रहा, मैंने कहा इतना हल्का है तो मैं तो लिखेंगे ही नहीं अपन तो आगे चलते हैं ताकि थोड़ा तो ग्रेस बना ले भाई कम से कम। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, रेडी? अच्छा देखें आप में से कितने लोग ये बता पाएंगे। रेडी? मेरा अगला क्वेश्चन है फाइंड रीजन, ठीक है, सेटिस्फाइंग। ये हालांकि उतना मुश्किल नहीं है, इसमें कोई जीरो वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एंड इमेजिनरी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें गलती मत करना, अच्छे बच्चे तो बिल्कुल नहीं करना, बहुत सावधानी से अपने जवाब को तोल करके जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप में कई लोग बहुत समझदार हैं, वो अपने आप को थोड़ा पीछे समझ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आराम सोच के जवाब दो। हाँ भाई, क्या है ये? सर्कल के अंदर का, क्योंकि लेस देन है, अगर ग्रेटर देन होता तो बाहर का। ये इसका सेंटर क्या है? 0,2 सर्कल है, और रेडियस कितनी है? 3। 0,2 है और रेडियस कितनी है? 3। आप में थोड़ा भी कोई भी समझदार है तो जानता है 0,2 दो ऊंचाई पे होगा, और 3 अगर रेडियस है तो बकायदा सर्कल नीचे तक जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर ऐसा है तो अपन यहां पे ले लें, है ना। तो ये ठीक है। हाँ अब देखो एक सेकंड, अब ये अपन ने सर्कल बना दिया, लीजिए आपके लिए, ठीक है ना। और आपका सेंटर जो है वो अपन ने मान लिया 0,2। बताइए अगर अपना सेंटर ये है तो अपन आगे कैसे चले? हाँ भाई, ये तो इसकी बात होगी ना, मैं तो इनसाइड सर्कल सबको लेके खड़ा हूं। इससे क्या कहते हो? ये क्या कह रहा है? y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 माने y कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। y पॉजिटिव ऊपर, पक्का? किसके ऊपर? तो इसका मतलब ये कि इनसाइड सर्कल बट अबोव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये इलाका, ठीक है ना। ऐसा अगले पे आ जाओ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ मॉड जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। बताओ 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 जल्दी बताओ। मॉड जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये फिर दिमाग वाले बच्चों के लिए मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन दिया है।
थोड़ा सा चालाकी भरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सोच के जवाब दो। देखो चलो, ये तो कई जेड प्लस आइटा, ये तो पता है ना, है ना, मॉड जेड प्लस आइटा। अच्छा ये अगर भाई तो उधर की तरफ 1 होता तो आप कहते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,1 है और रेडियस 1 है, सही है ना भाई। अगर ये 1 माइनस आइटा तो रेडियस रेडियस कितनी, रेडियस नहीं, क्यों, उधर मॉड कहां है, उधर तो मॉड नहीं है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो इधर मॉड है और उधर मॉड नहीं है, तो आपको पता चलेगा इट इज अ रियल नंबर। मॉड होना माने रियल, जो भी वैल्यू मॉड है ना, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, आइटा तो आया ही नहीं, याद है ना। अच्छा और इधर वाला 1 माइनस आइटा दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात समझ में आई, या यूं समझो इट इज एन इमेजिनरी नंबर, तो रियल कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में रियल हो सकता है। बात समझ में आई, इसका मतलब नो लोकस, कोई ऐसी रेडियस नहीं है दुनिया में जिसे आप 1 माइनस आइटा बोलो, नहीं आई समझ में, रेडियस 1 माइनस आइटा नहीं हो सकती। इवन ये भी नहीं, मैं तो कहता हूं अगर ये जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू आइटा होता तब भी मैं मना करता, नो लोकस, लोकस ही नहीं है। क्यों लोकस नहीं है, क्योंकि रेडियस आइटा नहीं होती। अरे रेडियस इमेजिनरी नहीं होगी, रेडियस तो 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सब चलेगा, लेकिन ये आइटा 1 माइनस आइटा ये रेडियस नहीं होगी, ये जरूर समझ लेना। इसका मतलब इसका भी नो लोकस। मैंने कहा था थोड़ा सा चीटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी लिख लेना भले आप। अब देखो आपको एक थोड़ा सा ठहरा हुआ है, आपने अचानक थोड़ा समझा, अच्छा एब्जॉर्ब, ओके सर कह रहे हैं आइटा 2 आइटा 3 आइटा ये सब नहीं चलता रेडियस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ और मेरे को बताओ, ठीक है, देखें आप क्या जवाब देते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, बस सिर्फ इतना ही दे रहा हूं, बोलो आगे, इतना ही मैंने सिर्फ इतना बोला, लोकस बोलो, मैंने सिखाया आपको y बराबर, आपने मेरे को एक बार करेक्ट करके गए तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे से, इट इज अ रे, y बराबर x की लाइन पे चलती हुई जो π/4 के एंगल पे चलेगी, ये नीचे क्यों नहीं जाएगी, आर्गुमेंट पॉजिटिव है ना, एक तो थीटा है 90 से कम है, नहीं याद आया, क्यों नीचे जाने के लिए जैसे ये नीचे जाएगी तो ये पाई माइनस थीटा में माइनस पाई प्लस थीटा में चला जाएगा, क्लिक है। हाँ ये तो मैंने बहुत छोटी बात पूछ ली आपसे। अगला इसी के अंदर अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, आते जाओ। अब तो आज तो अपन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे चालू हुए भाई, ये तो सबसे अच्छा इलाका है आपका, जितना दुख दर्द है ना अब तक का टफ वाला वो सारा खत्म कर देता है ये तो। अगला है एरिया ऑफ रीजन, अब आप इसको ड्रॉ करके बताओ जल्दी से। एरिया ऑफ रीजन पहला है आर्गुमेंट z इज इन बिटवीन π/3 और उधर से दे रखा है π/6 और दूसरी तरफ से दे रखा है mod z इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 1। बताएंगे इसका मतलब बताओ, चलो इसका सिर्फ इतने से का mod z माने, देखो आप फिर वापस यही चलता है, जब मैं इतना छोटा क्वेश्चन कर रहा था आपने मेरे को रुकवा दिया। mod z इक्वल टू 1 माने सर्कल ऑफ रेडियस 1। अब आप वापस में mod z में आता हूं, सर्कल, एक सर्कल या दो सर्कल, दो सर्कल, एक की रेडियस 1 और दूसरे की के बीच का। तो पहली बात तो ये पक्का कर दूं, सेंटर बोलो 0 0, सही है भाई, एक सर्कल और इसके बीच में दूसरा सर्कल, सही है ना भाई, ले लिया मैंने, और उसके बीच का एरिया ले लेंगे, चुन लेंगे। अभी ये तो हुआ इसकी बारे में बात, आप तो ये कह रहे हो ना ये सही है, ये रिम ले लेंगे अपन थोड़ी देर बाद। अच्छा अब ये इसका भी तो रोल है, ये क्या कह रहा है, रे, हाँ कितनी रे, 2 रे के बीच का और सर्कल के भी बीच का, रेज का एंगल π/, बोले तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है ना, के बीच का और सर्कल के अंदर का। क्या आप समझ गए? नहीं आया, सर्कल के भी अंदर का और रेज के भी अंदर का, ठीक है ना भाई। अगले बार मुश्किल तो नहीं ना अभी भी, है ना। मैं धीरे धीरे मैं आपको कह रहा हूँ ना, कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और आप यहां तक पहुंचते जा रहे हो। अगले बात हो, ठीक है ना भाई।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ठीक है। अगला बहुत ही काम की चीज, बहुत ही काम की चीज, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला, when while rotation magnitude remain same, रोटेशन के दौरान अगर बाय द वे मैग्नीट्यूड सेम रहे, ठीक है, देखो जरा आप ही समझाना और समझना, देखना मुश्किल नहीं है, ठीक है, देखें कितना आप समझते हैं। ये सपोज करो कोई Z1 है, ठीक है, ये कोई Z1 है, राइट नाउ इसके बीच का एंगल थीटा है। आपने क्या किया है, इसको उठा करके, जैसे अपन घड़ी में करते हैं ना कई बार, नहीं घर की जो बड़ी वॉचेस होती हैं उनमें सुई आगे कर देते हैं ना, आपने सुई को आगे कर दिया है और वो अब यहां पहुंच गया। तो क्योंकि आपने सुई को आगे किया है तो इसकी लेंथ नहीं बदली, आपने उसे अल्फा एंगल पे रोटेट कर दिया है, सही है। क्योंकि ये अल्फा एंगल पे रोटेट हो चुका है इसलिए अब ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। पिछला कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे जिसे मॉड जेड हैंडल करता है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट पे जिसे tan इनवर्स y बाय x हैंडल करता है, याद है। तो आपने इसे बदल दिया है, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट बदल गया तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नाउ z1 बिकम्स z2, z1 किस में बदल गया, z2 में। जब तक z1 था तब तक आप इसे कह सकते थे r e की पावर आयटा थीटा। r क्या चीज है, लेंथ। अच्छा, अब जब z2 हो गया है तो z2 इज इक्वल टू r e की पावर आयटा थीटा प्लस अल्फा। सोचो सही है कि नहीं। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में आता है सर इसे मैं r e की पावर आयटा थीटा प्लस आयोटा अल्फा लिखता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं सर, मैं इसे ऐसा भी लिखता हूं r e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना, इंटू e की पावर आयोटा अल्फा, ऐसा भी लिखता हूं एग्जैक्टली। और सर ये जो पोर्शन है इसे मैं z1 लिख दूं। मैंने कहा बिल्कुल, आप इसे लिखते हैं z2 इज इक्वल टू z1 इंटू में e की पावर आयोटा अल्फा। अब आप ध्यान से देखिएगा, मतलब आपने क्या किया, अगर आपको z2 निकालना है और z1 दिया है और ये बताया गया कि मान लो 30 डिग्री घुमा दिया गया, तो आपको लिखना चाहिए z1 माने आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिखोगे, a प्लस आयटा बीटा टाइप का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो लिखोगे, और यहां लिख दोगे e की पावर आयटा पाई बाय 6, e की पावर आयटा पाई बाय 6। और आप में से कितने लोग जानते हैं e की पावर आयटा पाई बाय 6 बोले तो cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 की वैल्यू पता है और साइन पाई बाय 6 की भी पता है, तो दोनों का जो z1 दिया जाएगा उसकी मल्टीप्लाई आप cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 से कर देंगे, तो नया z आ जाएगा। नया बात समझ में। तो रोटेशन थ्योरम से अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदला तो बहुत आसान है, यहां तक की बात भी पकड़ में आ गई, ठीक है। आप पहले इसको फटाफट कॉपी कर लें, मैं सिर्फ थ्योरम लिखवा दूंगा, ठीक है। हाँ भाई, बी when while rotation magnitude changes, राइट है। डायग्राम ये आपका Z1, ठीक है, आज के टाइम पे थीटा एंगल पे है। अब आपने न केवल इसे आगे किया, Z2 के टाइम पे आपने न केवल इसे घुमाया बल्कि घुमाने के साथ स्ट्रेच भी कर दिया। तो आपने जैसे इसे स्ट्रेच किया उसकी लेंथ बदल गई, अब ये Z2 हो गया, एंगल कितना रहा, अल्फा, ठीक है। अब मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब देते जाना, आपसे कोई ऐसी बात नहीं पूछी है कि जो आप जवाब ना दे पाओ। Z1 इज इक्वल टू r e की पावर आयटा थीटा पिछली बार की तरह, हाँ या ना, थोड़ा चेंज और कर लेते हैं, r की जगह मैं इसे मॉड z1 कर लेता हूं, सही है। मॉड z1 e की पावर आयटा थीटा, ये भी प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, z2 का बोलना, z2 इज इक्वल टू मॉड z2 e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अच्छा ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, उसका जवाब आप मेरे को देंगे, राइट है ना, बड़े ध्यान से सोचना। मॉड z2 की जगह मॉड z2, इसे मैं लिखता हूं e की पावर आयटा थीटा इंटू e की पावर आयटा अल्फा, लिख लें। अच्छा, क्या मैं e की पावर आयटा थीटा की वैल्यू आपसे यहां से पूछ लूं, कितना आया बोलो, z1 अपॉन मॉड z1, यहां भर दूं,
तो मैंने यहां पे कर दिया, देखो Z2 इंटू में कितना बता रहे हैं आप लोग, Z1 अपॉन मॉड Z1 इंटू में कितना, e की पावर आयोटा अल्फा। भर दूं भाई, तो फाइनली मेरे लिए कितना हो गया, इट इज मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 इंटू में कितना, Z1 इंटू e की पावर आयोटा अल्फा। ऐसे लिखता हूं Z2 इज इक्वल टू, आपको पता है ये एक कांस्टेंट होगा, कैसे निकाला जाएगा, अरे मॉडुलस जैसे निकालते हैं, मॉडुलस Z2 मॉडुलस Z1 अपन निकाल सकते हैं, सही है ना भाई। तो अपने को ये जैसे ही पता चलेगा हम लोगों को अल्फा एंगल घुमाना है और पिछला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, ये cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा से भर जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, सिर्फ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यहां तो कोई मुश्किल, ये लेकिन काम की चीज है ना, बड़े ध्यान से समझना भाई, ये बहुत काम की चीज है। रोटेशन थ्योरम इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ भाई बस अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। बस एक चीज लिख के जा रहा हूं, कल मैं आपसे शीट जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना भाई, याद रख लेना बस आप, ठीक है। बस ये मैंने कहा ना तीसरा पॉइंट बस लिख के जा रहा हूं, कुछ समझाने का नहीं है बस, लेकिन मैं जैसा लिख रहा हूं बड़े ध्यान से सुन लेना। ये Z3 है, ये Z1 पर रोटेट हुआ है, ठीक है ना। कैसे रोटेट हुआ है, पहले Z1 था, Z2 था, ठीक है ना। किसी ने Z1 इस आर्म को Z2 पे रोटेट कर दिया है, कुछ लेंथ इनकी बदल भी गई होगी, ठीक है ना, और दोनों के बीच का एंगल मैं अल्फा मान रहा हूं, ठीक है ना। तो जिसे पाना है वह है Z3 माइनस Z1, ये नया है, किसी ने इसे घुमा के इसे पाया, कितना घुमाया, अल्फा। तो जिसे पाना है इज इक्वल टू में मॉड जिसे पाना है, ठीक है, अपॉन मॉड जिसे घुमाना है। बात समझ में आई, इसको घुमा करके उसे पाना है ना, तो इनटू में कितना, Z2 माइनस Z1 इंटू e की पावर आयोटा अल्फा। जिसको घुमाया, जितना घुमाया, जिसे घुमाना है अपॉन जिसे पाना है इज इक्वल टू जिसे पाना है। ठीक है, बाद में करते हैं बात, थोड़ा आज तो ऐसे ही बस लाइट शेड में खेला, कल बात करेंगे इसमें।